Hello everyone, my name is Zubair. Welcome to my YouTube channel Learn with Zubair. मैं एक लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज में मैं सीटेट का पेपर सेकंड जो है उसमें जो हमें एसएसटी पोर्शन मिलता है जिसको हमें 60 मार्क्स है, मैं वो कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सिविक्स का वीडियो डाला था, गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आज मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट सेकंड, उसी वीडियो का पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है सीटेट एग्जाम के लिए, लेकिन सीटेट के बगैर ये वीडियो यूजफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आप सिविल सर्विस में क्यों नहीं बैठे हो, या चाहे आप लोकल एसएसबी एग्जाम या एसएससी एग्जाम क्यों नहीं लिख रहे हो, ये उसके लिए यूजफुल है। उसके बगैर ये यूजफुल रहेगा ये लेक्चर क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th 10th, अगर उनमें उनको ये सिविक्स में कहीं पे सिलेबस में है तो उनके लिए ये यूजफुल रहेगा। इसके बगैर ये यूजफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये सिलेबस में है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू इसके बारे में समझेंगे, ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका टाइटल है पंचायत एंड consists of provisions from Article 243 to 243 O. इट मीन्स कि इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th पार्ट ऐड किया है, जिसका टाइटल क्या है, पंचायत एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजंस। कहां से? आर्टिकल 243 से 243 ओ। आर्टिकल्स को भी हम देखेंगे और इनको हम कोशिश करेंगे ट्रिक से रिमेम्बर करने की। इसके बगैर इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने ऐड की 11th शेड्यूल। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 11th शेड्यूल इसने ऐड किया, जिसमें हमें कितने आइटम्स हैं, जिसमें हमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। अब इस 11th शेड्यूल और 29 फंक्शनल आइटम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पंचायत जो है, पंचायत से कौन सा आर्टिकल डील करता है? 23G। ये एक्ट जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने प्रैक्टिकल शेप दी। इसने एक शेप दी किसको? आर्टिकल 40 को। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 बोलता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। स्टेट्स को ये स्टेप्स लेने चाहिए, और ये स्टेप्स लेने चाहिए कि वो क्या बनाए? विलेज पंचायत बनाए, एंड एंडो देम विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी। और उनको वो पावर्स या अथॉरिटी देनी चाहिए एज मे बी नेसेसरी, जो नेसेसरी हो उनको। स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट को ऑर्गेनाइज करने चाहिए विलेज पंचायत, और उनको वो पावर्स मिलने चाहिए, पंचायत को वो पावर्स मिलने चाहिए जिससे वो फंक्शन करे एज द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स वो एज फंक्शन करे। ये आर्टिकल 40 जो है, ये पार्ट है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। पहले हम इन आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो इससे डील करते हैं। पहला है डेफिनेशन। इसकी ट्रिक आप कैसे लिखोगे? डीएसपी, पहले है डीएसपी, where D stands for definition, S stands for ग्राम सभा, and P stands for पंचायत। इसको आप यहां से ब्रेक करोगे, यहां तक आप लिखोगे डी एस पी। इससे आगे डीएसपी ने, डीएसपी हो गया डी डेफिनेशन, एस हो गया ग्राम सभा, पी हो गया पंचायत, फिर है ने, डीएसपी ने। एनवाई से कुछ नहीं है हमें। सीआरपीएफ, सी हो गया कंपोजिशन ऑफ पंचायत, आर हो गया रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, पी हो गया फिर से ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, एंड एफ हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। यहां तक आ गए हमारे दो सेक्ट,
सीआर डीएसपी ने सीआरपीएफ को डीएसपी ने सीआरपीएफ को पावर्स, टैक्सेस और फाइनेंसेस। 23G हो गया पावर्स, ये हो गया टैक्सेस 23H, और ये हो गया फाइनेंस कमीशन। पावर्स, टैक्सेस और फाइनेंसेस बढ़ा दिए। PTF बढ़ाए। डीएसपी ने सीआरपीएफ को पावर्स बढ़ाए। डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, एस स्टैंड्स फॉर ग्राम सभा, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत, एन वाई ये जो बीच में ये हमें इनको ज्वाइन कर, इस सेंटेंस को ज्वाइन करके देता है। सी स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्वेशन, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत सेट, एफ स्टैंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, पी स्टैंड्स फॉर पावर्स, ई स्टैंड्स फॉर टू इम्पोज टैक्सेस, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंस कमीशन। यहाँ तक हमारे दो पार्ट्स हो गए। हमने थ्री ट्रिक्स में उसको देखा। अच्छा, हम बोलेंगे अच्छा इलेक्शन ड्यूटीज का ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस, ए ऑडिट, ई इलेक्शंस, यूनियन टेरिटरीज। अच्छा इलेक्शन ड्यूटीज का EAUTS। फिर क्या है? अच्छा इलेक्शन ड्यूटीज का हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर हमें है 3 ही आर्टिकल। नहीं लास्ट चलेगा कोर्ट में, नहीं लास्ट चलेगा कोर्ट में। एन हो गया नॉट अप्लाई, ला हो गया एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, सी हो गया कोर्ट। नहीं लास्ट चलेगा कहाँ? कोर्ट में। NLC ये ट्रिक मैंने यहाँ पे दी है, आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लो या अपने हिसाब से देखो, इसको नोट डाउन करो। डीएसपी ने सीआरपीएफ को पावर्स, टैक्सेस और फाइनेंसेस बढ़ाए। अच्छा इलेक्शन ड्यूटीज का क्या हुआ? नहीं लास्ट चलेगा कोर्ट में, कोर्ट में लास्ट चलता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। अब ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट को तो दिसंबर 1992 में लाया गया था। इस एक्ट को दिसंबर 1992 में लाया गया था। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसको पास किया गया है कि पास पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, पावर को ब्रेक किया जाए, पावर को डिवाइड किया जाए। कहाँ तक? डाउन टू विलेज लेवल। इस पावर को कहाँ तक डाउन करें हम? विलेज लेवल तक। इस एक्ट को फाइनली पास किया गया था अप्रैल 24, 1993। इस एक्ट में क्या हमें स्पेसिफिक प्रोविजन थे, उनको हम डिस्कस करेंगे, खास इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सबसे पहले ये बोलता है ये एक्ट जो है, एक्ट प्रोवाइड्स ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। इस एक्ट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा प्रोवाइड की क्या? पंचायत राज सिस्टम की फाउंडेशन। Basis of Panchayat Raj system is Gram Sabha as per the 73rd Constitutional Amendment Act। ये ग्राम सभा क्या है? ये वो बॉडी है, ये वो बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स। ये वो बॉडी है जहाँ पे हमें वो पर्सन्स मिलते हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन मिलते हैं तो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड है। एक गांव के इलेक्टोरल रोल्स में वो रजिस्टर्ड है। कहाँ पे? comprised within the area of पंचायत at the village level। सिर्फ वहां तक जहां तक इस पंचायत की jurisdiction है, विलेज लेवल तक। इस एक्ट ने फर्दर क्या प्रोवाइड किया? इस एक्ट ने फर्दर प्रोवाइड किया 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में इसने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम प्रोवाइड किया। वो क्या था? पंचायत विलेज लेवल में, इंटरमीडिएट पे आप देखोगे वो ब्लॉक लेवल, वो ब्लॉक
ब्लॉक ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वो जिला परिषद से, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब ये जो मेंबर्स ऑफ पंचायत है, फर्दर इसने क्या बोला, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये जो मेंबर्स इन पंचायत के, चाहे विलेज लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, उनको डायरेक्टली इलेक्ट करेगा कौन? डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे लोग। कैसे? बाय मींस ऑफ वोटिंग से। इसके बगैर ये बोलता है कि चेयर पर्सन जो है पंचायत का, चेयर पर्सन जो है इंटरमीडिएट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत का चेयर पर्सन जो है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करना चाहिए। कहाँ से? इन्हीं मेंबर्स में से, इन्हीं मेंबर्स में से उनको इलेक्ट करना चाहिए। इसके बगैर ये बोलता है, दिस द मोस्ट इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर चेयरमैन ऑफ पंचायत, लेकिन ये चेयरमैन जो है पंचायत का जो चेयरमैन है विलेज लेवल पे, इसको इलेक्ट ऐसे करना चाहिए जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ने डिटरमिन किया है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर आपका रिकमेंड करता हो, ये जो चेयर पर्सन है पंचायत का, वो विलेज लेवल पे ऐसे इलेक्ट करना है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर आपको डिटरमिन करता है। इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था, वहां पे जो चेयर पर्सन था, वहां पे जो चेयर पर्सन था उसको कौन इलेक्ट करेगा? उसको उन्हीं मेंबर्स में से इनडायरेक्टली इलेक्ट करना है। विलेज लेवल पे क्या बोल रहे हैं? विलेज लेवल पे बोल रहे हैं कि चेयरमैन जो पंचायत का है उसको इलेक्ट करना है कैसे? एज पर द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। शाबाश। इस एक्ट ने क्या दिया? इस एक्ट की वजह से रिजर्वेशन मिली। ये एक्ट बोलता है कि रिजर्व सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। किन के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। कहाँ पे? हर एक पंचायत में रिजर्वेशन। कहाँ? एट ऑल द थ्री लेवल्स, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये रिजर्वेशन कैसे होनी चाहिए? एज पर द पॉपुलेशन ऑफ, एज पर देयर पॉपुलेशन इन दैट पंचायत एरियाज। एस टी जो है उनकी पॉपुलेशन वहां उस एरिया में कितनी है, उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इस एक्ट ने इस एक्ट ने रिजर्वेशन दी नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। इसने वन थर्ड सीट जो है रिजर्व रखी। किन के लिए? वुमेन्स के लिए। चाहे वो वुमेन्स बिलोंग करते हो एससी से या एसटी से। या विमेन रिजर्वेशन इसने 33% या वन थर्ड रिजर्वेशन, या वुमेन्स के लिए इस एक्ट ने रिजर्वेशन रखी है वन थर्ड, 33% रिजर्वेशन रखी है वुमेन्स के लिए। और अगर एस टी से भी वुमेन्स है तो उनके लिए भी ये रिजर्वेशन सेम है। इस पंचायत की ऑफिस कितनी टर्म, इस पंचायत की जो टर्म होगी वो कितने टाइम तक होगी? यूजुअली 5 इयर्स तक होती है। 5 इयर्स के बाद, इस 5 इयर्स से पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। मींस इसको तोड़ दिया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। 5 साल पहले ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इसकी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही। और फ्रेश इलेक्शन जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उस पंचायत में। कब? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स। इसके 5 साल की ड्यूरेशन से पहले ही इसको क्या किया जाएगा? 5 साल की ड्यूरेशन से पहले ही इसको डिसॉल्व किया जाएगा और फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे। या अगर हम अगर हम इसकी एक्सपायरी से पहले ही, अगर हम डिसॉल्व उसको करना चाहें इसकी एक्सपायरी से पहले ही, जो 6 मंथ्स का गैप इसमें बचता है, जो 6 मंथ्स का गैप इसको होता है, टोटल जो पीरियड होता है 5 इयर्स, 5 इयर्स में आप 6 मंथ्स को रिमूव कीजिए।
उन जो लास्ट के 6 मंथ्स है उससे पहले ही हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं इस पंचायत को। लेकिन अगर आप देखोगे कि जे.एंड.के में लास्ट टाइम पंचायत इलेक्शन जो हुए थे वो हो गए थे कब, 2011-12, वो हुए थे perhaps 11 या 12 में। अब 2011 या 12 से ये पंचायत जो है, पंचायत 5 इयर्स या 7 ईयर 5 इयर्स तक रही। 5 इयर्स के बाद इसकी टर्म एक्सटेंड हो गई 1 साल या 2 साल, लेकिन उसके बाद ये पंचायत जो है ये डिसॉल्व किए गए। तब से आज तक पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स 10 इयर्स हो गए, 12 इयर्स हो गए, 12 साल के बाद भी अभी तक पंचायत राज इलेक्शन नहीं हुए। अब ये इनको एक्सपेंड करते हैं 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ऐसे ही इनको गैप मिलता है 6 मंथ, एवरी 6 मंथ्स के बाद ये एक्सपेंड होते हैं। इसके बाद ये जो पंचायत, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, यहाँ पे मैं +1 मोर पॉइंट ऐड करूं, जो एज है, एज जो है, अगर आप पंचायत इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो मिनिमम एज इज 21। आपकी एज 21 होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। फिर आगे क्या बोलता है, आगे ये एक्ट बोलता है कि ये जो इनको डायरेक्शन देगा, पंचायत को जो डायरेक्शन देगा या सुपरिंटेंडेंस या डायरेक्शन या कंट्रोल जो देगा, किसके लिए, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स की प्रिपरेशन के लिए, या इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए पंचायत की, वो किसके पास होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पंचायत को डायरेक्ट कौन करता है कि वो इलेक्शन करे या इलेक्टोरल रूल्स के लिए प्रिपेयर करे। वहां का जहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही इनको क्या करता है, पंचायत को डायरेक्ट करता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर, फिर ये बोलता है आगे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए, इनको अथॉराइज करना चाहिए पंचायत को कि वो लेवी करे या कलेक्ट करे क्या, अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। स्टेट्स के पास स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अथॉराइज करनी चाहिए पंचायत को कि वो लेवी करे क्या, कलेक्ट करे, अप्रोप्रिएट टैक्सेस वो लगाए, ड्यूटीज लगाए, टोल्स लगाए या फीस लगाए। स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, वो किनको दे, वो पंचायत उसको दे। और दूसरा फिर क्या बोलता है, असाइन टू पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल फीस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे ये वही बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये असाइन, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो असाइन करे पंचायत को कि वो टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस या कलेक्ट टोल्स, फीस एंड लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को लेवी करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड इनटू द पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को ग्रांट्स इन एड देनी चाहिए, किनको, पंचायत को। कहाँ से लाने थे, कहाँ से लाने चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स लाने चाहिए। और किनको देनी चाहिए, पंचायत को। फिर आगे क्या बोलता है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शल आफ्टर एवरी 5 इयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन। गवर्नर स्टेट का जो है वो 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फाइनेंस कमीशन से क्या होगा, वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से, पंचायत से। होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं होता है ना तो नागालैंड पे, ना तो मेघालय पे, ना तो मिजोरम पे, और दूसरे भी कोई स्टेट्स पे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में है, वो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। हरियाणा में क्या होता है, just wait and watch।
हरियाणा में क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए, वो क्या है, ऑल पोस्ट के लिए 10th। हरियाणा में 10th पास होना या 10th पास एलिजिबिलिटी है पंचायत इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। वुमेन्स या एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन कितनी है, 8th पास। 5 के लिए कितनी है, 5th पास। क्लास 5th तक आपने पढ़ा होना चाहिए, 5th तक। ये सिर्फ हरियाणा में है। लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट इज अथॉराइज्ड टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उनको अथॉराइज किया जाता है कि वो प्रोविजंस बनाए कहाँ, विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायत जिसके कंपोजिशन के रिगार्डिंग वो क्या बनाए, प्रोविजंस बनाए। अब 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स प्लेस्ड विद इन द प्रीव्यू ऑफ पंचायत। अब 29 11th शेड्यूल में क्या है, हमें 29 फंक्शनल आइटम्स जो प्लेस है कहाँ पे, प्रीव्यू ऑफ पंचायत में। अब हम डिस्कस करेंगे 11th शेड्यूल एंड 29 फंक्शनल आइटम्स। आपने 11th शेड्यूल देखा होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये 11th शेड्यूल जो है इसको ऐड कौन करता है, इसको ऐड करता है यही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 11th शेड्यूल में कुछ 29 फंक्शनल आइटम्स है, जिनमें क्या है, सबसे पहले पहली बात है एग्रीकल्चर पे। दूसरा क्या है, लैंड इम्प्रूवमेंट, लैंड को किसी तरह इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तीसरा क्या है, माइनर इरिगेशन, मीन वो वाटर शेड्स एटसेट्रा। फिर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। फिर क्या है, फिशरीज। फिर सोशल फॉरेस्ट। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर खादी विलेज। फिर रूरल हाउसिंग। फिर ड्रिंकिंग वाटर। फिर फ्यूल एंड पाउडर। फिर रोड्स एटसेट्रा। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर पोवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम। फिर एजुकेशन। इस पे अगर हम थोड़ा गौर करें, क्या आप देखो कि आपके कंसर्न्ड एरिया में जो पंचायत राज है, जो पंचायत राज से डील करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत थे, क्या उन्होंने कभी कोई भी काम जो है एजुकेशन पे किया है? क्या उन्होंने कोई भी काम जो है कभी गांव के एजुकेशन या वहां की सोसाइटी की एजुकेशन के लिए किया है? उनको यही काम होता है कि सिर्फ वहां पे काम करे जिनका कोई फायदा ही नहीं है। जैसे हमारे खेत से, खेत में ऑलरेडी ड्रेनेज चल रही थी, उन ड्रेनेज को वो एक बार, पहली बार ब्लॉक देगी, दूसरी बार पलस्तर करेगी, तीसरी बार उसी को टाइल्स लगाएंगे, चौथी बार उसी को वहां से रोड बनाएंगे, पांचवी बार उसी को आ, फिर से बिल पास कराएंगे, यहाँ से ड्रेनेज करनी है। तो वो रिपीट करते हैं एक ही काम कई बार। लेकिन मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे लोकल एरियाज में पंचायत राज ने कभी कोई ऐसा काम किया है जो एजुकेशन पे हो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स को चुनने जाओगे, या आप जो भी गवर्नमेंट को चुनने जाओगे, मेक श्योर कि आप एक एजुकेटेड बंदे को चुनने जा रहे हो जो आपकी एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन। क्या, अब आप अपने हिसाब से देखो, आपके पंचायत ने कभी वोकेशनल एजुकेशन पे बात की? एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइब्रेरीज। क्या आपके पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स ने कभी ये बोला है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे ये बनाएंगे? सिर्फ वो लगे हुए हैं कब्रिस्तानों में लाइट्स देने में। अरे यार, कब्रिस्तानों में लाइट्स हमें तब चाहिए थी जब हमें वहां पे नीड होगी। हाँ ठीक है, वहां पे आप लाइट दे रहे हो, वहां पे हमें लाइट लगानी है, लेकिन द फर्स्ट एंड पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी या नीड जो है, दैट्स एजुकेशन। आप एजुकेशन पे पहले रेवोल्यूशन लाओ, आप एजुकेशन पे पहले चेंज लाओ, फिर हम वहां जाएंगे, ग्रेव यार्ड्स में जाएंगे, फिर हम वहां एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ड्रेनेज देंगे। जब एजुकेशनल सिस्टम आपकी सोसाइटी का वीक है, तो आगे डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है? खैर, दिस इज नॉट माई टॉपिक।
फिर आगे क्या बोल रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शंस के लिए वेलफेयर, ट्राइब्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी, एसेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 29 फंक्शनल आइटम थे जो 11th शेड्यूल में हमें मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लगे बेल आइकॉन में प्रेस कीजिए और कमेंट्स में अपनी सजेशंस दिए कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लग रहा है, क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं इम्प्रूव करना है तो वो भी लिखिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।